औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 39 की टर्म्स इन प्रैग्मेटिक्स पार्ट 3। इसका पार्ट 2 जो है वो हमने लेसन 38 में पढ़ा और उससे पहले 37 में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था। और इन चैप्टर्स में हम कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो प्रैग्मेटिक्स में यूज़ होती हैं और किस तरह से उनके जो मीनिंग्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है प्रैग्मेटिक्स के अंदर, वो हम स्टडी कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो मेरा चैनल है, मेरी वीडियोस हैं, ये न्यू हैं, इस बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो काइंडली आप वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। आपके पास जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, आपके पास जो फेलोज़ हैं, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास आई प्रिंसिपल एंड एम प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फर्स्ट लाइन आप लोग हाईलाइट कर लें। आई प्रिंसिपल जो है इसका मतलब है इंफॉर्मेटिव प्रिंसिपल। आई प्रिंसिपल स्टैंड फॉर इंफॉर्मेटिव प्रिंसिपल एंड एम प्रिंसिपल स्टेट फॉर मैनर प्रिंसिपल। In a new Gaussian pragmatics, the I principle or informative principle as one of the small number of principles that govern communicative behavior. The I principle enjoins speaker to say as little as necessary while bearing in mind the opposing Q principle. Q principle हम आगे जाके पढ़ते हैं। If a speaker's utterance appears to be governed by the I principle, then the hearer can take it as the speaker expressed herself economically. अच्छा, आई प्रिंसिपल इजी वर्डिंग में मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। इंफॉर्मेटिव प्रिंसिपल यानी कि आप कन्वर्सेशन के दौरान उतना ही रिस्पॉन्ड करें, उतनी ही बात करें जितनी आपसे पूछी गई है या जितनी आपको उस सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं और आप टीचर से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टीचर को के किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो आप उतना ही आंसर करें जितना टीचर ने आपसे पूछा है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ एक टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उतनी ही डिस्कशन करें जो कि इंफॉर्मेटिव हो, जो कि एक्स्ट्रा ना हो, जिसमें एम्बिग्यूटी ना हो। ठीक है। आई प्रिंसिपल देन the hearer can take it as the speaker express herself economically. The speaker can take the utterance as implicing information that is more specific than words said along stereotypical or expected lines. However, when marked expressions are used, M principle comes into play. In New Gaussian pragmatic, the M principle of manner principle is one of the small number of heuristic governing communicative behavior. ये वाला भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। Brief formulation of the M principle in terms of instruction to speak the hearer is follows. Speakers do not say things in an abnormal way without reason. अच्छा, मैनर प्रिंसिपल में आपको यानी कि सिचुएशन के हिसाब से बोलना है। जिस तरह कहते हैं ना कि मैनर्स का ख्याल रखते हुए, आपकी बात में एम्बिगिटी ना हो, आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है आपने बिल्कुल उसी लाइन में रहते हुए बिल्कुल उसी का आंसर करना है। और आपने किस तरह से आंसर करना है, यानी कि मैनर्स का ख्याल रखते हुए और एड्रेसी की बात को क्लियरली पहले समझना है, फिर उसके हिसाब से उसको आंसर करना है। और एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, आपका आंसर नॉर्मल होना चाहिए। आगे हमारे पास है क्यू प्रिंसिपल एंड आर प्रिंसिपल। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी प्रिंसिपल एंड आर स्टैंड फॉर रिलेशन प्रिंसिपल। अब क्वांटिटी नाम से जाहिर है, जितनी बात आपसे पूछी गई है आपने उतनी बतानी है, या जितना उस सवाल का जवाब था आपने उतना ही जवाब में कंटेंट, उतनी ही इंफॉर्मेशन बतानी है। In New Gaussian pragmatic, the Q principle or quantity principle is one of the small number of principles taught to govern communicative behavior and the production of implicators. Implicators वो वाला नॉलेज होता है ना जो किसी की बात को सुन के हम जो है उसके यानी मीनिंग जो होता है वो मतलब कि ज़ाहिरी उसके जो अल्फाज होते हैं उनसे नहीं समझ आ रहा था, हम कॉन्टेक्स्ट में जाकर उसको खुद इन्फर कर रहे होते हैं, वो होता है इम्प्लीकेटर। क्यू प्रिंसिपल इज मेक योर कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट सेज एज मच यू कैन। मतलब आपने टू द पॉइंट जस्ट बात करनी है, ठीक है, इतनी ही आपने बात करनी है, इतनी ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जितनी आपसे पूछी गई है, जितनी उस मौके के हिसाब से आपको देनी चाहिए। जैसा आपसे कोई पूछते हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप अपने स्कूल का नेम बताएंगे, ना कि अपने स्कूल की लोकेशन बताएंगे। The Q principle is intended to subsume Grice's first maxim of quantity and his first and second manner maxim. ये जो मैगजीम्स थी ना ग्राइस के प्रिंसिपल में, ये हमने पहले भी पढ़ी थी, उसमें हमने हस्बैंड वाइफ वाली की एग्जांपल भी पढ़ी थी। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आप क्वांटिटी से कम या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो आप, इसका मतलब है जो वो क्वांटिटी ऑफ मैगजीम ऑफ क्वांटिटी थी ना उसकी आप वो वायलेशन कर रहे होंगे। अगर आप जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें या कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, तो वो जो मैक्सिम थी ना उसकी आप वायलेशन कर रहे होंगे।
आगे हमारे पास है आर प्रिंसिपल यानी कि रिलेशन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या है कि आपने रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इररेलेवेंट मटेरियल, इररेलेवेंट आपने जवाब नहीं देना। यानी कोई आपसे पूछ रहे हैं कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और आप अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं या आप अपने टीचर का नाम बता रहे हैं इस तरह से, तो वो तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई ना। आपने रिलेटेड टॉपिक से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि अगले बंदे को मीनिंग इन्फर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो डायरेक्टली आपकी बात का मतलब समझ सके, अपने क्वेश्चन का आंसर को वो समझ सके। The R principle leans on the speaker to minimizing the amount of linguistic material uttered or more generally to minimize the effort involved in the speech। मतलब उसको ज़्यादा एफर्ट जो है वो ना पुट करनी पड़े उस बात को समझने के लिए। Therefore described as an upper bounding principle। इस वजह से इस प्रिंसिपल को अपर बाउंडिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है, आर प्रिंसिपल को। तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज अपर बाउंडिंग प्रिंसिपल। तो आपने आर प्रिंसिपल में क्या हो रहा होता है पहले उसको डिफाइन करना है, फिर आपने लास्ट में बताना है कि इसी को अपर बाउंडिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लिंग्विस्टिक अंडर डिटर्मिनेंसी थीसिस। अच्छा, ये मैं आपको इजीएस्ट वर्डिंग में बताती हूँ कि अगर कोई हमसे कोई बात कह रहा है और उसके उन लिंग्विस्टिक फॉर्म को, उसके उन वर्ड्स को, उस सेंटेंस के उस लफ्ज़ी मीनिंग को सुन के हम उस बात का मीनिंग नहीं समझ सकते, यानी एक किसी भी चीज़ के मीनिंग को समझने के लिए जस्ट वर्ड्स और उस लैंग्वेज को जो रूल्स हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि हमें कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत होती है। हमारे पास कल्चरल नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए और हमें ना वो कल्चरल नॉर्म्स वगैरह का इल्म होना चाहिए, हमें सिचुएशन का इल्म होनी चाहिए। अगर वो प्रोवर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो ईडियम्स वगैरह हैं, प्रोवर्ब्स हैं, उनका इल्म होना चाहिए। यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। लिंग्विस्टिक अंडर डिटर्मिनेसी में ये बात होती है कि लैंग्वेज को समझने के लिए कम्युनिकेशन के अंदर जस्ट वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंस का जो लफ्ज़ी मतलब है वो और लैंग्वेज रूल्स जो होते हैं वो काफ़ी नहीं होते हैं, बल्कि हमें उसके लिए कॉन्टेक्स्ट का इल्म भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये बात हो रही है। A second variant is that all or most cases when a sentence is uttered when is encoded by the sentence falls short of the proposition expressed by the speaker. Both claims are controversial. In the linguistic underdeterminacy thesis, there is a general agreement, therefore a hearer to arrive at the proposition expressed, reference must be assigned to the indexical and ambiguities must be resolved. Is example like, I decide to sell the bed here last week. तो मतलब कि ना इस सेंटेंस में जो एम्बिगिटीज होती हैं उसको सेंटेंस को समझने के लिए उनका रिमूव होना ज़रूरी है। फिर स्पीकर को क्लैरिफाई करना होगा अपना मतलब, अगर हियरर को उसकी बात को समझ नहीं पाता तो। द लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेंसी थीसिस इज correct and the generally sentence uttered must be enriched by pragmatic inferences to arrive at the proposition expressed। यानी ना कि ये प्रैग्मेटिक की इनरिचनेस को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रैग्मेटिक्स के अंदर किस तरह से मीनिंग जो होते हैं वो हिडन होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है अंडर डिटर्मिनेसी में। आगे हमारे पास है मैनिफेस्टनेस एंड मार्कनेस। ये भी दो टर्म्स हैं जो प्रैग्मेटिक के अंदर यूज़ होती हैं। आइए देख लेते हैं इनका क्या मतलब होता है। Manifestness is the degree to which an assumption is accessible in the context on the basis of perception or inference. An assumption is manifest to the given individual whether he is capable to make an assumption about false or true। अच्छा, इसमें ना कोई बंदा जुमला कहता है और हम ना उसकी खुद assumption बना रहे होते हैं, भाई इसका ये मतलब है, और वो assumption जो होती हैं वो इनकरेक्ट भी हो सकती हैं। अब मैनिफेस्टनेस जो होती है ना, ये टू टाइप्स की होती हैं। एक जो होती है वो हाईली मैनिफेस्ट सेंटेंसेस होते हैं और एक लेस मैनिफेस्ट होते हैं। हाईली मैनिफेस्ट जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती हमें मीनिंग को समझने के लिए, ठीक है। और लेस मैनिफेस्ट जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात हमें क्लैरिफिकेशन के लिए कहना भी पड़ता है स्पीकर से। अब जो हाईली मैनिफेस्ट होते हैं उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक बंदा कहता है इट्स रेनिंग आउटसाइड, डू यू वांट टू अम्ब्रेला। मतलब कि अब बारिश हो रही है और आपको अम्ब्रेला चाहिए। अब ईजी एक जुमला था, बारिश हो रही है तो जाहिर सी बात है मतलब बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला चाहिए होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने सोचा हियरर ने, लेकिन उसने मीनिंग समझ लिया। अब इसके बरक्स जो लेस मैनिफेस्ट होते हैं जिनमें ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ती है मीनिंग को समझने के लिए, उसकी एग्जांपल हो सकती है कि स्काई इज़ क्राइंग। अब ये ज़रा सोचेगा अभी स्काई इज़ क्राइंग का क्या मतलब हुआ। अब वो इसका मतलब ये था कि बारिश हो रही है, हो सकता है उसको थोड़ी देर बाद समझ आ जाए, हो सकता है इसका कुछ और मीनिंग समझ ले वो, और हो सकता है कि वो क्लैरिफिकेशन के लिए पूछे। यानी इसमें इसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ रही है उसके मीनिंग को समझने के लिए। तो ये होती है मैनिफेस्टनेस। और इसमें शेयर्ड नॉलेज, शेयर्ड कॉग्निटिव इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। यानी दोनों बंदे आपस में कोऑपरेट करेंगे, कुछ क्यूज़ देंगे, कुछ इशारतन या कुछ क्लैरिफाई करेंगे मीनिंग को समझने के लिए, अपनी बात का मतलब समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। जो सुन रहा है वो भी पूरी कोशिश करेगा और जो समझा कह रहा था वो भी क्लैरिफाई करेगा अगर उसको समझ नहीं आया तो।
इसके बरक्स जो मार्कडनेस होती है वो कुछ ऐसे, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है ना कि कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ वक्त के साथ साथ कम हो जाता है, उनकी जगह पे कोई और वर्ड्स आ जाते हैं। अब जो ऐसे वर्ड्स जो कि अनयूजुअल हैं, जो कि इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, वो अगर हम यूज़ करेंगे तो उसको सुनने के लिए मे बी वो अगला बंदा वो वर्ड पहली दफ़ा सुन रहा हो, जब से उसने यानी एक बच्चा जब से बोलना स्टार्ट हुआ है, मे बी वो वाला वर्ड तब से यूज़ ही ना होता हो, या जिस जगह पे वो रहता है, जिस इन्वायरमेंट से वो बिलोंग करता है, वहाँ पे वो वर्ड ना यूज़ होता हो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि कम यूज़ होते हैं और कुछ ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो वर्ड्स कम यूज़ होते हैं, जाहिर सी बात है उनको समझने के लिए हमें क्लैरिफिकेशन के लिए आस्क करना पड़ता है या हमें सोचना पड़ता है, और जो नॉर्मल एवरीडे कन्वर्सेशन का पार्ट होते हैं उनके लिए हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती, सोचना भी नहीं पड़ता और फ़ौरन से समझ आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है काइन की। काइन का मतलब भी कैटल ही होता है, लेकिन कैटल जो है ये एक ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, तो उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बरक्स काइन के। अनमार्क्ड आइटम्स आर नॉर्मल वेयर इज मार्क्ड आइटम्स आर रिलेटिवली अनयूजुअल। अनमार्क्ड जो आइटम्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, वो एवरीडे जो कन्वर्सेशन होती है उसका पार्ट होते हैं। जो मार्क्ड आइटम्स होते हैं वो रिलेटिवली अनयूजुअल होते हैं और हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। आगे इन्होंने जैकबसन की थ्योरी के बारे में बताया हुआ है। In pragmatics it has been argued that an utterance containing marked items should have a marked meaning। यानी एक utterance के अंदर अगर marked items मौजूद हैं तो उसकी जो meaning है वो भी marked होने चाहिए। आगे हमारे पास है मिसफायर। मिसफायर का अगर आसान लफ्ज़ों में मतलब आपको बताऊँ तो इसका मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ऊपर हमने पढ़ा ना कि हम किसी बंदे की बात का मीनिंग खुद से अज्यूम कर रहे होते हैं, खुद से इन्फर कर रहे होते हैं। स्काई इज़ क्राइंग वाली एग्जांपल में भी आपने पढ़ा कि उसको थोड़ा देर सोचना पड़ेगा और हो सकता है कि वो गलत मीनिंग अज्यूम कर ले। तो मिसफायर में ना मिसअंडरस्टैंडिंग ही हम डिस्कस करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बाज़ औक़ात गलत मीनिंग इन्फर कर ली जाता है, लेकिन इतनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्टी क्रिएट नहीं करता, क्योंकि फिर क्लैरिफिकेशन के लिए जो हियरर है वो पूछ सकता है। In the Austin's work, a misfire is one of the two ways in which a speech act can be unsuccessful. According to speech act theory, there are felicity conditions on speech act. If certain conditions are not met, then no speech act is performed. Felicity condition क्या होती हैं कि जो स्पीकर है वो क्लियरली अपनी बात को कहे, और जो दूसरा है हियरर है वो भी अपनी तरफ से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, समझने की कोशिश करे, और अगर उसको नहीं समझ आ रही तो वो क्लियरली मतलब कि वो क्लैरिफिकेशन के लिए कहे, उसके अलावा जुमला कंप्लीट बोला जाए। और इस तरह से ये सारी ना यानी कि शराइत होती हैं स्पीच एक्ट को समझने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। द रेलेवेंट कंडीशंस आर दैट इज़ कन्वेंशनल प्रोसीजर विद कन्वेंशनल इफेक्ट एंड दैट द पार्टिसिपेंट एंड सिचुएशंस आर एप्रोप्रिएट। सिचुएशन एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, हम जिस बंदे से बात कर रहे हैं ये उसी बंदे से रिलेटेड बात होनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर इज कैरिड आउट करेक्टली एंड कम्प्लीटली। कंसीडर दिस एग्जाम्पल, द टेलर प्रेस्ड वन सूट इन द म्यूनसिपल कोर्ट। अब यहाँ पे वो जो इसका सेंटेंस है उसको मिस इंटरप्रेट कर लेगा और उसको सूट का मतलब ना वो पीस ऑफ क्लॉथिंग समझ लेगा। इसी तरह एक बंदा अगर कहे कि इसका टुडे आई एम फीलिंग सनी, सन वाला जो सनी है सूरज वाला। अब जो सनी का मतलब है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। मे भी सुनने वाला बंदा है वो सनी से रोशन और एक रोशनी को उसकी टर्म्स में ले और वो ये समझे कि ये अपनी खुशी का इज़हार कर रहा है, क्योंकि सन से ब्राइटनेस होती है, रोशनी होती है, तो वो समझे कि ये अपनी जो है ना वो खुशी का इज़हार कर रहा है। लेकिन उस बंदे के लिए हो सकता है कि सन जो है वो हीट भी तो प्रोड्यूस कर रहा होता है, मे भी वो गुस्से में हो और वो अपनी यानी कि वो अपना मूड ख़राब होने को और अपने गुस्से को और अपने जो एंगर है उसको वो तशबीह दे रहा हो सन से, उसका ये मतलब हो। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका ना हर बंदे के माइंड में डिफरेंट मीनिंग होता है, उन्होंने उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सुना होता है, तो इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोसोडी एंड टोटोलॉजी। प्रोसोडी इज अ वेरिएशन in the rhythm, stress and intonation of the speech at the level of utterance rather than at the lexical level। यानी कि अटरेंस यानी कि ना जब हम कोई बात बोल रहे हैं तो वही जुमला सेम जो है वो एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, और वही जुमला जो है वो इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। किस तरह? सिर्फ उसका स्ट्रेंथ चेंज करके, उसका रिथम चेंज करके, उसकी टोन चेंज करके। जिस तरह आपसे कोई कहता है कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी भी हुई है, बल्कि एलेक ईट्स ग्रास,
अब ये जो ना कैपिटल वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं ना, जो वर्ड्स कैपिटल लेटर्स में, मतलब कि उस पर स्ट्रेस दी जा रही है। एलिस ईट्स ग्रेस, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ग्रेस पे स्ट्रेस दी जा रही है, हैरानगी का इज़हार किया जा रहा है। उसके बरक्स एलिस ईट्स ग्रेस, तो यहाँ पे ईट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दी जा रही है कि उसने ग्रेस को खा लिया, और ऊपर था कि उसने ग्रेस को खा लिया, वहाँ पे ग्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेस थी और यहाँ पे ईट्स पे है। तो इस तरह हम जो है वो प्रोसोडिक के अंदर स्ट्रेस चेंज करके, इंटोनेशन चेंज करके जो है वो वर्ड्स का, अटरेंसेस का मतलब जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप सो आपको ये क्लैरिफिकेशन होगी इस टॉपिक की। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में वो वाली फ्रेजेस होती हैं, वो वाली अटरेंसेस होती हैं जो कि जिनका मतलब होता है कि उनका ट्रू होना ज़रूरी है। टोटोलॉजी स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द प्रोपोजिशन दैट इज नेसेसरली ट्रू इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। ऐसी प्रोपोजिशन वो वाली एग्जम्पशन होती है जो हेयर जो होता है ना वो अपने माइंड में बना रहा होता है। अच्छा, तो वो वाली एग्जम्पशन जो कि ज़रूरी हो कि ट्रू ही हो। जैसे अगर हम सुनते हैं 2+2 तो हमारे माइंड में क्या आता है, 2+2 तो फ़ौरन से आ जाता है ना 4, और 4 ट्रू भी है क्योंकि 2+2 होते ही 4 है। वॉर इज़ वॉर। जैसे कि अगर आपसे कोई फ्रेंड कहता है कि मुझे पेन चाहिए, तो हम कहते हैं कि ले लो यार, पेन ही है, पेन ही है। पेन ही है का क्या मतलब, और तो कोई मतलब नहीं हो सकता। पेन ही है का मतलब पेन ही है होगा। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जो यानी उनका कोई और दूसरा मतलब होता ही नहीं है, और वो ट्रू ही होती हैं। हर कंडीशन में उनका ट्रू होना ज़रूरी होता है, और उनको कहते हैं टोटोलॉजी। आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।